गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 उत्पादन और उत्पादन कार्य, लागत, आगम, उत्पादन का संतुलन, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन की परिभाषा और उत्पादन के तत्व, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्शन, यानी किसी वस्तु को बनाना। तो अगर हम नॉर्मली अगर भाषा में समझे, सामान्य भाषा में, तो उत्पादन का अर्थ है किसी भी वस्तु के निर्माण से लगाया। जब किसी वस्तु को बनाई जाती है तो वो क्या हो गया, उस वस्तु का उत्पादन हो गया। किंतु ये एक तरह से ये जो विचार है वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो किसी वस्तु को ना तो बना सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। केवल क्या करता है व्यक्ति, उस वस्तु में एक नया रूप डाल सकता है, उस वस्तु को एक नए रूप में सृजन कर सकता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। क्योंकि क्या है, मनुष्य को प्रकृति ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वस्तुएं दी हैं, और कुछ वस्तुएं अपने अपने मूल रूप में रहते हुए भी उपयोगी हैं, और कुछ वस्तुओं को मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के अनुसार उसको अपने अनुसार प्रयोग में या अपने अनुसार परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, परिवर्तन की इसी प्रक्रिया जिससे मनुष्य पदार्थों में अधिक उपयोगी होने का गुण निर्माण करता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अब ये तो हमने समझा, इसका उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। उत्पादन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति, मनुष्य ना तो किसी चीज़ को बना सकता है ना ही किसी को नष्ट कर सकता है। अब प्रकृति ने हमको क्या दी है, मिट्टी दी है ना, तो मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का उपयोग मनुष्य अपने कला के द्वारा या अपने अनुभव, अपने साधनों के द्वारा, अगर हम मिट्टी का घड़ा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस मिट्टी के बर्तन से हम उस मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक उत्पादन हो गया, उस वस्तु का उत्पादन हो गया। समझ में आया। यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं को अगर व्यक्ति अपने साधनों के द्वारा उसको उपयोगी बना देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन। ये तो हमारा उदाहरण था मिट्टी का, कि मिट्टी जब तक इसका किसी का साधन का उसमें प्रयोग नहीं है तब तक वो किसी का काम की नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का प्रयोग हम घड़े में बनाते हैं तो वो घड़ा हमारे लिए एक उपयोगी वस्तु बन जाती है पानी पीने के लिए। ठीक उसी प्रकार और देखें, जैसे पेड़ पौधे से जो लकड़ी प्राप्त होती है। अब लकड़ी, सूखी लकड़ी क्या काम की, इसके केवल जलाने का काम है। लेकिन अगर उस लकड़ी के द्वारा फर्नीचर बनाया जाएगा, टेबल कुर्सी बनाया जाए, या जो भी हमारा उपयोगी सामान बनाया जाए, किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन। ठीक, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। पत्थर का प्रयोग, पत्थर अकेला क्या काम का, लेकिन पत्थर से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति अपने साधनों से जब प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं को अपने उपयोगी योग्य बनाता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। ये तो हो गया उत्पादन का अर्थ। अब उत्पादन की परिभाषा भी आपको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी है, तो इसमें आप परिभाषा देख लें। जैसे प्रोफेसर टॉमस ने क्या कहा है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि या मूल्य के सृजन को उत्पादन कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला है कि मानव भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता। भौतिक पदार्थ कौन से हुए, जैसे मानव मिट्टी नहीं बना सकता, मानव पानी नहीं बना सकता, मानव हवा नहीं बना सकता, पेड़ पौधे नहीं बना, ये क्या प्रकृति द्वारा दी गई है। तो मानव भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता। वह मानसिक और नैतिक विश्व में नए विचारों को जन्म दे सकता है, किंतु जब वह भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात करे तो केवल उपयोगिता ही सृजन करता है, यानी उस पदार्थों का उपयोगी योग्य बना देता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा उत्पादन का अर्थ। अब उत्पादन की रीतियाँ और उत्पादन के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो बेटा उत्पादन की रीतियाँ मुख्य प्रकार से 4 या 5 तरह की होती हैं, उसको भी हम क्रम बाय क्रम समझ लेते हैं। उत्पादन की रीतियों में आप देखो, सबसे पहली उपयोगिता और क्या है, रूप उपयोगिता। अब ये रीति का पहला पॉइंट है, जब किसी पदार्थ का रूप बदलकर उसे पहले से अधिक उपयोगी बना दिया जाए तो उसे हम रूप परिवर्तन या रूप उपयोगिता कहते हैं।
जैसे बढ़ई लकड़ी को काटकर चीरकर फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मेज बनाता है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो उसने क्या करा, उस वस्तु का रूप बदल दिया। मिट्टी का रूप अलग था और मिट्टी से जब बर्तन बन गया तो उसके रूप में परिवर्तन हो गया। तो वो कौन सी उपयोगिता हो गई, रूप उपयोगिता। आई बात समझ में। जब किसी पदार्थ का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाए वो रूप उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण लिख लेना, फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन। दूसरा उपयोगिता क्या है, स्थान। स्थान का क्या समझेंगे हम कि जैसे किसी जगह किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उस वस्तु को हम एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं तो उस वस्तु की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। तो उसे हम कौन सी उपयोगिता बोल लेंगे, स्थान उपयोगिता। जैसे कि आप इसमें देखें कि जब किसी पदार्थ को एक स्थान से हटाकर अन्य दूसरे स्थान पर उसकी उपयोगिता अधिक है वहाँ भेज दिया जाता है तो उसे हम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि आप इसमें एक ट्रक देख रहे होंगे, अगर मिट्टी के किनारे में जो रेती रहती है वो काफ़ी मात्रा में रहती है, लेकिन नदी के किनारे जो रेती रहती है उसका नदी में उसका क्या उपयोग है। लेकिन उस रेत को अगर बाजारों में लिया जाता है जहाँ उसका अधिक उपयोग होता है तो हमने क्या कर दिया, उसका स्थान बदलकर उसको और अधिक उपयोगी बना दिया। तो इस प्रकार की जो उपयोगिता होगी वो स्थान उपयोगिता कहलाई जाएगी। अब समय उपयोगिता। समय उपयोगिता को कैसे समझेंगे बेटा, किसी वस्तु को अधिक समय तक रखने से उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम समय उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे कि चावल जो फसल होती है, अगर चावल को जितना ज़्यादा पुराना रखा जाता है वो चावल उतना ही अधिक उपयोगी और गुणकारी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जितना समय के हिसाब से जितना ज़्यादा उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी उतना ही उपयोगी होगा। इसके बाद मदिरा भी के बारे में बताया, पुराने समय की मदिरा में और ज़्यादा गुणकारी होती है। गुड़ है, चावल हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जितनी उपयोगिता जितनी इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, जितना समय बढ़ता जाएगा उनकी उपयोगिता में और अधिक वृद्धि होती जाएगी। अब है अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता का क्या समझेंगे कि मान लीजिए आप किसी अगर कोई दुकानदार है और उसके पास कोई किताब रखी है, किताबें बेचने वाला है, तो उस किताब की उपयोगिता उस दुकानदार के लिए कुछ भी नहीं है, वो केवल बेचने के लिए रखी है। लेकिन अगर वही उपयोगिता एक स्टूडेंट्स को देखें तो उसको उस किताब की बहुत ज़्यादा उपयोगिता रही जब तक उसके पास नहीं है। तो इसमें यही तो बताया गया है कि जो उपयोगिता किसी वस्तु के अधिकार परिवर्तन से पैदा होती है उसे अधिकार उपयोगिता कहते हैं। यह उपयोगिता ऐच्छिक, वैधानिक दोनों तरीके से होनी चाहिए। जब पुस्तक विक्रेता की दुकान में रखी गई पुस्तक वह उसके लिए कम उपयोगी है। जब तक दुकान में किताबें रखी हैं तो वो दुकानदार की किसी काम की नहीं, उसे वो पढ़ेगा नहीं, केवल एक वस्तु है जो बेचने के लिए। लेकिन अगर वही किताब या पुस्तक कोई विद्यार्थी खरीदता है तो उसके लिए उस पुस्तक की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। इस तरह में उसका अधिकार परिवर्तन हो गया, पहले विक्रेता के पास अब किसके पास आ गई, वो विद्यार्थी के पास। तो ये कौन सी उपयोगिता हो गई, अधिकार उपयोगिता। अब है सेवा उपयोगिता। अब सेवा उपयोगिता में हम क्या पढ़ने, देखो जब कभी उपयोगिता किसी सेवा या सेवा किसी के द्वारा दी जाती है तो दृश्यगत वस्तु के रूप में नहीं दिखाई देती। हम देखते हैं कि जब भी कोई सेवा होती है, जो सेवा दी जाती है वो दिखाई नहीं देती, परंतु आवश्यकता की संतुष्टि देखें तो उसे सेवा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे गायक, तो गायक जो सेवा दे रहा है तो वो क्या गायन की कला है वो दिखाई देती है। शिक्षक द्वारा किया गया कार्य एक तरह से सेवा उपयोगिता में ही आता है, लेकिन वो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके द्वारा जो किया गया कार्य और उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सेवा उपयोगिता। वकील, सिपाही, झाड़ू लगाने वाला, जमादार आदि सभी की सेवाओं से मनुष्य की उपयोगिता में वृद्धि होती है। अब अगली उपयोगिता कौन सी है, ज्ञान उपयोगिता। किसी वस्तु या पदार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा उसके गुणों को जानकर उपयोग में लेना प्रारंभ कर दे तो उसे हम ज्ञान मूलक उपयोगिता कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि जब तक हम उस वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वो हमारे लिए किसी प्रकार का, अगर हम जैसे मान लीजिए जर्मन भाषा है
जब तक हम जर्मन भाषा नहीं सीखेंगे तब तक हमें जर्मन भाषा किसी काम की नहीं है। और अगर हम उस भाषा को सीख लेते हैं और सीख कर हम उसी का उपयोग अपने व्यवसाय में करते हैं या उसी क्षेत्र में अपना काम कर या जर्मन भाषा का एक तरह सीख कर उससे हम अपनी अर्निंग करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। तो उस ज्ञान का उपयोग हो जाता है। जैसे आप जर्मन भाषा नहीं जानते तो जर्मन भाषा में लिखी पुस्तक आपके लिए उपयोगी नहीं है। जैसे जब तक हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जब हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादन की जो रीतियाँ होती हैं वो 6 प्रकार की पड़ी हैं और सभी में अपना अपनी उपयोगिता के बारे में बताया हुआ है और इन रीतियों को हमको समझना है, जो कि हम समझ चुके हैं। तो उत्पादन रीतियाँ, रूप उपयोगिता में क्या समझा हमने, उदाहरण सहित भी मैंने बताया आपको। स्थान उपयोगिता में क्या समझा, समय उपयोगिता में, अधिकार उपयोगिता में, सेवा उपयोगिता में और ज्ञान उपयोगिता, सबका एक एक उदाहरण हमने समझा है और ये आपको फेयर कॉपी में भी लिखना रहेगा।